नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ दोपहर 12 बजे के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 2 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लंदन में हुआ भव्य स्वागत। पीएम ने कहा इस यात्रा से बढ़ेगी द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी। आज ब्रिटिश पीएम से करेंगे मुलाकात। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर संभव। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर आरोपियों को दिया नोटिस। लोकसभा में चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। वहीं राज्यसभा में सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों को दी जा रही है विदाई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज करेंगे नई नीति की घोषणा। नई नीति से विकसित भारत के लक्ष्य को मिलेगा बल। बड़े पैमाने पर पैदा होंगे रोजगार के अवसर। और शतरंज में दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास। फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। वहीं कोनेरू हम्पी आज सेमीफाइनल में खेलेंगी टाई ब्रेकर। समाचारों को विस्तार से जान लेते हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। लोकसभा में आज का दिन भी विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुआ। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते लगातार चौथे दिन भी प्रश्नकाल नहीं चल सका और कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के हंगामे पर कहा कि प्रश्नकाल का समय बेहद अहम समय होता है। इस दौरान जनता से जुड़े अहम प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे यूं हंगामे की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। माननीय सदस्यगण, सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर। सेकंड सप्लीमेंट्री पहले भी कहा है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आपका समय होता है जिसमें आप जनता की अपेक्षाएं, उनके महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं। सरकार की जवाबदेही होती है। कई मंत्रालय विभागों के अंदर आपके हुए उठायों से मंत्रालय विभाग में जवाब देते होती है। और मुझे कई मान्य सदस्यों ने कहा कि प्रश्नकाल बहुत मुश्किल से उनका आता है और आपका व्यवहार जिस तरीके से रहता है ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत आज नाम निर्देशित सांसद उज्ज्वल देवराव निकम की शपथ के साथ हुई। इसके बाद सभा पटल पर विभिन्न पत्र और स्थायी समिति के प्रतिवेदन रखे गए। इसके साथ ही उच्च सदन से सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों को विदाई दी जा रही है। प्रजातंत्र में चर्चा होना, वाद विवाद होना यह स्वाभाविक है और हम यह भी जानते हैं कि डेमोक्रेसी की ब्यूटी यह है कि वी अग्री टू डिसएग्री। हम डिसएग्री करते हैं, इसको हम अग्री करते हैं और इसलिए नीतियों में, पॉलिसीज़ के साथ चर्चाओं में जिस तरीके से हमारे 6 साथियों ने पार्टिसिपेट किया है उससे हाउस बहुत एनरिच हुआ है। उनकी कंट्रीब्यूशन सदा ये हाउस याद रखेगा और उनके कंट्रीब्यूशन से डिबेट को एक स्तर मिला है। मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट द्वारा 12 दोषियों को बरी किए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्से मकोका के लंबित मामलों पर असर डालते हैं और इसलिए फैसले पर रोक लगाई जाए।
दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने मामले में सभी 12 आरोपियों को रिहा करने के मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले महाराष्ट्र की निचली अदालत ने इन 12 आरोपियों को मामले में दोषी ठहराया था, जिसे बाद में मुंबई हाईकोर्ट ने पलट दिया और सभी आरोपियों को रिहा करने का फैसला दिया। गौरतलब है कि 2006 में मुंबई ट्रेन में सीरियल धमाके में 180 लोगों की जान चली गई थी और 800 के करीब लोग घायल हो गए थे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट जो हुआ था 2006 में, उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हुई और अब 12 दोषियों को बरी किए जाने के फैसले पर रोक लगा दी गई है। इसको किस तरह से अब आप देखते हैं और किस तरह आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हुई है? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक बात स्पष्ट की महाराष्ट्र सरकार ने कि वो रोक लगाने की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं जो मकोका के लंबित मामलों पर असर डाल सकते हैं। हालांकि खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, जो महाराष्ट्र सरकार के लिए पेश हो रहे थे, उन्होंने खुद ये कहा कि सरकार की कोई मंशा नहीं है कि जो 12 आरोपी रिहा हो चुके हैं उनको सरेंडर करने के लिए दोबारा निर्देश दे सुप्रीम कोर्ट या उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसी कोई मंशा नहीं है सरकार की। लेकिन जो हाई कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं मकोका के मामलों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं जितने भी लंबित मामले हैं उन पर असर डाल सकता है। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट से तुरंत राहत की मांग कर रहे थे और इसीलिए कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए स्टे ज़रूर कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को, लेकिन रिहाई पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा इन 12 लोगों की। जो मुख्य मामला था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मकोका को लेकर जो ऑब्जर्वेशन दिए थे उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हाई कोर्ट ने कहा कि मकोका में जो सैंक्शन लेना होता है सक्षम प्राधिकरण से, वो एक बहुत ही मैकेनिकल प्रोसेस है। यानी वहाँ पर जो भी सैंक्शन दे रहा है वो अधिकारी वो अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं करता है, यानी वो अपने विवेक का इस्तेमाल ना करके पूरी मैकेनिकल प्रोसेस में जब भी इस तरह के अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट आती है तो वो मकोका के लिए के चार्जेस लगाने के लिए अप्रूवल दे देते हैं। तो ये मैकेनिकल अप्रूवल जो है सैंक्शन की, इस पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और इसी के चलते महाराष्ट्र सरकार का ये कहना था कि आप इस फैसले के इन हिस्सों पर रोक लगा दीजिए, वरना इसका असर मकोका के तहत चल रहे सभी अन्य मामलों पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई तारीख अभी तय नहीं की है, क्योंकि जब ये 12 आरोपी अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट को देंगे, नोटिस का जवाब देंगे, उसके बाद एक तारीख तय होगी। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति यह है कि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक जरूर लगी है, लेकिन रिहाई जो हुई है 12 लोगों की, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ना तो उसको पलटा है ना उसको लेकर के कोई आदेश दिया है। जी विकास, पलटा नहीं है तो अब ये 12 जो दोषी हैं इनके अब कौन कौन से ऐसे वो कौन कौन से दरवाजे हो सकते हैं, कौन कौन सी दलीलें हो सकती है जहां पर जाकर ये अपना पक्ष रख सकते हैं? क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो फिलहाल फैसले पर रोक लगाई गई है, किसी तरह का फैसला पलटा नहीं गया है। बिल्कुल, देखिए, ये 12 लोग जो हैं ये इनको नोटिस आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार की अपील पर अब जब भी सुनवाई होगी अगली, उसमें ये 12 लोग अपनी बात रखेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में वो उसका समर्थन क्यों करते हैं। और क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा ज़रूरी है और जब इस पर व्यापक सुनवाई होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसले को पलटता है तो इन 12 लोगों को वापस जेल जाना होगा। लेकिन अभी ये बाहर हैं। हालांकि जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, पुलिस है, वो एक बात पर नज़र रखती है कि ऐसे लोग फरार ना होने पाएँ। तो कुछ पुलिस की तरफ से इन पर निगरानी रखी जा सकती है, या जैसा जब रिहा किया जाता है ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पे भी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मान लीजिए आदेश दिया, लेकिन क्योंकि मामला जो डेथ सेंटेंस से जुड़ा था तो पूरा रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट में जाता है और वहाँ से शर्तें भी तय की जाती हैं रिहाई के लिए। तो उनमें से कुछ शर्तें होती हैं कि आपको समय समय पर अपने स्थानीय थाने में जा कर के हाजिरी लगानी होगी, पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, इस तरह की शर्तें रखी जाती हैं। तो वो एक पूरी प्रक्रिया होती है ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी आरोपी भाग ना जाए पूरी प्रक्रिया से, एब्सकॉन्डर ना हो जाए, एब्सकॉन्डर ना बन जाए। तो वो सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन फिलहाल कोर्ट के आदेश के हिसाब से इन लोगों की रिहाई पर कोई असर नहीं है। अब ये सभी 12 लोग अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट में जब अपील पर विस्तार से सुनवाई होगी वहाँ पर अपनी बातें रखेंगे। विकास, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई विशेष टिप्पणी आज की सुनवाई के दौरान की गई? देखिए, कोर्ट इस बात से संतुष्ट था कि महाराष्ट्र सरकार ने खुद ही इस बात को कहा कि वो रिहाई को लेकर के अभी कोई सुप्रीम कोर्ट से दखल नहीं चाहते हैं। इसके बाद कोर्ट बिल्कुल तैयार हो गया इस बात को लेकर के कि जो भी डिस्प्यूटेड हिस्से हैं इस जजमेंट के, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के जो भी इम्प्यून लाइंस हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सुनेगा कि क्या वाकई में मकोका में सैंक्शन लेने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह मैकेनिकल है और उसमें अपने विवेक का इस्तेमाल करने का कोई स्कोप नहीं है सक्षम प्राधिकारी के पास। ये सारी चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगी। लेकिन कोर्ट ने कोई
बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं दिए, बहुत लंबी सुनवाई भी इसकी नहीं चली, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने सामने खुद ही आश्वासन दिया कि वो कहीं पर भी इन लोगों को वापस सरेंडर करने के लिए नहीं कह रही है, यानी जो लोग बाहर जा चुके हैं वो बाहर ही रहेंगे। अपील पर अब सुनवाई होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्री आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रिटेन की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत में पीएम मोदी लंदन पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय होटल परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। यहां पहुंचने के बाद पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारे लोगों की समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना होगा। पीएम ने कहा है कि वैश्विक प्रगति के लिए भारत ब्रिटेन की मजबूत दोस्ती जरूरी है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे ब्रिटेन में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय के लोग उनसे मिलने के बाद बेहद उत्साहित नजर आए। भारतीय समुदाय के लोगों ने भारतीय सांस्कृतिक नृत्य के जरिए पीएम मोदी का स्वागत किया। इन लोगों का कहना था कि पीएम से मिलना उनके लिए किसी सपने के सच होने के समान है। सालों से वेट कर रहे हैं इस चीज के लिए। इससे हमारे इंडिया और यूके के जो रिलेशन थे बहुत अच्छे होने वाले हैं और हम मोदी जी को सामने देखकर ऐसा लग रहा है कि सामने भगवान, साक्षात भगवान आ गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी जिस तरीके से भारत को उन्नति करवा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं और भी आगे ले जाते रहेंगे और हम सब लोग सब तरीके से उनका पूरा सहयोग देंगे यूके में रह करके। और हम भारतीय ओरिजिन के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से भारत की प्रगति में मोदी जी के साथ हैं, उनका सहयोग करेंगे। I give my life to you, मोदी जी। लॉन्ग लिव मोदी जी, गॉड ब्लेस यू। सब लोग 8-10 घंटा काम करके आए पर एनर्जी इतनी है कि फिर से ये सब कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तित्व की जगह से है, चरित्र की जगह से। जिनका है चरित्र मोदी जी जैसा, उनके जैसा और कोई नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। It's amazing that he has come and it's amazing that we all got a chance to see him so personally and the work he's doing is extraordinary. He's uniting all of us and he's doing for whatever we need to do for Bharat Mata, we will help him do it. It's amazing inspiration he is for all of us. बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एनर्जेटिक है। We never expected that we'll get a frontline view for him and he appreciated us playing. He waved at us. That is a big thing for us. I think we are very happy to see Indian Prime Minister in the UK. I literally started crying. You can see the tears in my eyes, the joy of seeing him live, and then the work which he's doing for the country is amazing. Like he made us proud wherever we go. We love you, मोदी जी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी केवल भारत के लिए नहीं सोचते हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण सोचते हैं। तो मोदी जी बहुत क्रांतिकारी है और दूरदृष्टा है। मोदी जी से मिलकर ऐसा लगा कि एक मेरी मनोकामना पूरी हो गई है।
आप ऐसे ही देश का नेतृत्व करते रहिए, हम आपके साथ हैं। मोदी 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 भारत माता की जय। We found very exciting. It was almost like a dream come true. We were really happy to demonstrate and showcase the rich culture of Odisha. You can see the folk. We are basically the common people of Odisha, and we are really happy to showcase that to Modi ji. और आपको बता दें कि चीन सीमा पर रूस का विमान लापता हो गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां चीन सीमा पर रूस का विमान लापता होने की खबर है। रूस का विमान लापता, करीब 50 यात्री इसमें सवार थे। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि इस विमान में 50 यात्री सवार थे और यात्री विमान AN-N24 का संपर्क टूट गया है। यात्री विमान का ATC से संपर्क टूटा है। चीन सीमा पर रूस का विमान लापता होने की खबर आ रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त की, विमान में 50 यात्री सवार थे। चीन सीमा के पास ये विमान अंगारा एयरलाइंस का बताया जा रहा है, जहां यात्री विमान अमूर क्षेत्र में लापता हुआ है। यात्री विमान AN-N24 का संपर्क टूट गया है। चीन सीमा पर रूस का विमान लापता होने की खबर इस वक्त आ रही है। विमान में 50 यात्री सवार होने की बात कही जा रही है और आपको बताएं कि करीब 49 लोगों को ले जा रहे विमान से संपर्क टूटा है। यात्री विमान AN-N24 का संपर्क टूटा है। चीन सीमा पर रूस का ये विमान जो कि लापता होने की खबर सामने आ रही है। अंगारा एयरलाइंस का ये यात्री विमान जो अमूर क्षेत्र में लापता हुआ है, विमान में करीब 50 यात्री सवार थे। यात्री विमान AN-N24 का संपर्क टूटा है। रूस के AN-N24 विमान के लापता होने की खबर। चीन सीमा पर रूस का विमान लापता, जिसमें 46 यात्री सवार थे। हालांकि आंकड़ा अभी 46 यात्रियों का सामने आ रहा है। यात्री विमान AN-N24 का संपर्क टूटा है। चीन सीमा पर रूस का ये विमान लापता हुआ है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चीन सीमा पर रूस का विमान लापता और विमान में लगभग 46 यात्री सवार होने की खबर सामने आ रही है। ताज़ा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, क्या कुछ अपडेट इस वक्त का आप हमें से साझा करेंगे? चीन सीमा पर जो रूस का विमान है वो लापता होने की खबर आ रही है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर पैसेंजर्स की बात की जाए तो इसमें 40 पैसेंजर्स थे, जिनमें 2 बच्चे थे और इनके अलावा 6 क्रू मेंबर्स थे, तो जिसके वजह से कुल मिलाकर 46 लोग इस प्लेन में सवार थे। ये रशिया का अमूर जो इलाका है वहां से होकर प्लेन गुजर रहा था और जिस तरह आपने कहा कि चीनी बॉर्डर पे स्थित एक जगह टिंडा जा रहा था, टिंडा एयरपोर्ट पे ये जा रहा था और कुछ ही किलोमीटर पहले इसका जो कांटेक्ट इसको ATC के साथ करना था वो हो नहीं पाया। अब इसके बाद से ये तमाम अटकलें लगाई जा रही है कि प्लेन है कहाँ, प्लेन किस तरफ गया है, क्या कोई क्रैश हुआ है। तो एक तरह से ये भी एक पॉसिबिलिटी काफी है, क्योंकि अमूर का जो इलाका है वो माना जाता है कि वहां पर मौसम बेहद खराब रहता है और स्टॉर्म्स आते रहते हैं, यानी तूफान आते रहते हैं। वो बहुत बेहद ही बर्फीला इलाका है वहां पर, तो इस तरह की घटना होने की संभावना वहां पर थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसी को लेकर चिंता ज्यादा एक तरह से देखी जा रही है। तो रशियन जो स्टेट एजेंसी है, न्यूज एजेंसी तास, उसने ऑफिशियली ये रिपोर्ट किया है कि 46 लोग प्लेन में कुल मिलाकर सवार थे, जिनमें 40 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। इनका जो कम्युनिकेशन टूटा वो रशिया के अमूर इलाके में टूटा। और अगर सोर्सेज की बात की जाए तो वो बता रहे कि अंगारा एयरलाइंस का ये एयरक्राफ्ट था और अपना जो इसका चेक पॉइंट था अब कनेक्शन बनाने को, उससे बेहद ही कुछ कम किलोमीटर पहले ही ये जो कनेक्शन है इनका वो उसकी टूटने की रिपोर्ट आ रही है। जी अक्षय, यानी ये माना जाए कि कुछ समय पहले ही विमान ने उड़ान भरी होगी? देखिए, ये एक छोटा विमान है तो ज्यादा लंबी दूरी का विमान ये नहीं है। आप मान सकते हैं कि पासी से इसने कुछ ही समय पहले उड़ान भरी होगी और इसी की वजह से ये एक डोमेस्टिक एयरलाइन का वो प्लेन था और डोमेस्टिक रूट पर अपना ट्रैवल कर रहा था, जिसके चलते आप ज्यादा संभव नहीं है कि बहुत दूर से आ रहा हो। लेकिन रशिया का साइज इतना बड़ा है कि उसमें भी एक तरह से काफी ज्यादा समय लग सकता है एक छोर से दूसरे छोर
फ्लोर पे जाने के लिए, लेकिन क्योंकि ये प्लेन छोटा था तो ये ज्यादा लंबी दूरी का प्लेन नहीं है और इसीलिए अटकलें लगाई जा रही है। कुछ ही समय पहले इसने उड़ान भरी। जी, बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सहकारिता के क्षेत्र के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज 2025 के लिए राष्ट्रीय सहकारिता नीति घोषित की जाएगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह इस नई सहकारिता नीति की घोषणा करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय सहकारी नीति की प्रारूप समिति के सदस्य, सभी राष्ट्रीय सहकारी संघों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये नई नीति विकसित भारत विजन में योगदान देगी, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित करेगी। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आयोजित किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तरीय समिति ने नई राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार की है। नई सहकारिता नीति 2025 से 2045 तक यानी अगले 2 दशकों के लिए भारत के सहकारिता आंदोलन में मील का पत्थर साबित होगी। इससे पहले वर्ष 2002 में देश की पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति जारी की गई थी, जिसमें सहकारी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक आधारभूत रूपरेखा दी गई थी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के हित में अहम फैसला लेते हुए महिला वर्ग को बड़ा तोहफा दिया है। महिलाओं को अब 1 करोड़ तक की संपत्ति खरीद करने पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। अभी तक ये छूट राज्य में केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर ही लागू थी, जिसमें अधिकतम 10,000 रुपए की छूट मिलती थी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से मध्यम वर्ग की महिलाओं को संपत्ति के मालिकाना हक मिलेगा और मालकिन बनने में मदद मिलेगी। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वो आर्थिक रूप से भी अधिक सक्षम और समाज में सम्मानित भी होंगी। मंगलवार को कैबिनेट में लिए गए फैसले से महिलाएं काफी उत्साहित है। महिलाओं ने सरकार के इस फैसले को महिला सशक्तिकरण से जोड़कर इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं राजधानी लखनऊ की महिलाएं योगी सरकार को धन्यवाद दे रही हैं। फैसला बहुत बेहतर है। इसका तकनीकी एक चीज समझिए, कोई भी रजिस्ट्री का मूल्यांकन 10 लाख से कम का नहीं होता है। 10 लाख पे रजिस्ट्री पे महिलाओं को अभी तक 10,000 की छूट मिलती थी। जो भी महिलाएं 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदेंगी 20,000 की छूट मिलेगी। इसी तरह 1 करोड़ मूल्य तक की प्रॉपर्टी पे इन लोगों को छूट 1 लाख हो गई, जो बहुत बेहतर है। योगी सरकार को मैं इस कार्य के लिए तहे दिल से बधाई देता हूँ। बहुत साधुवाद, आदरणीय योगी जी का धन्यवाद। योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो वुमेन पावर को उन्होंने बढ़ाने के लिए जो स्टैम्प पे पहले जो 1% की छूट 1 लाख तक थी, अब वो 1 करोड़ तक की संपत्ति में कर दी गई है। इसके लिए मैं योगी सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। इससे वुमेन पावर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में सरकारी जो हमारा स्टैम्प ड्यूटी है और राजस्व भी बढ़ेगा। इसके लिए हम पूरे वुमेन जो हमारी पावर है उन सब की तरफ से हम योगी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि हमारी महिला सशक्तिकरण को, महिला वुमेन्स पावर को ऐसे ही बढ़ाते रहें और हमारा ऐसे सहयोग करते रहें। योगी सरकार को साधुवाद के लिए उनकी बहुत प्रशंसनीय हूँ इस फैसले से, और मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्हें महिला सशक्तिकरण के लिए इतना अहम फैसला लिया है। और ये किसी भी महिला के लिए, उनकी आर्थिक मालिकाना के लिए उनको बहुत समर्थन करता है ये। एंड मैं इस फैसले से बहुत हूँ कि इसमें महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए और उन्नति करने के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं उनका। भारत की इंटरनेशनल शतरंज मास्टर दिव्या देशमुख ने फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। उन्होंने पूर्व विश्व चैंपियन तान झोंगी को सेमीफाइनल मुकाबले में हराकर
खिताबी दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही दिव्या देशमुख इस टूर्नामेंट के इतिहास में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ ही उन्होंने अपना पहला GM नॉर्म भी हासिल कर लिया। 19 साल की दिव्या ने सफेद मोहरों से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने महिला कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट 2026 में जगह पक्की कर ली है। फिडे महिला शतरंज विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और चीन की लाई टिंगजी के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। अब कोनेरू हम्पी आज टाई ब्रेक खेलेंगी। हम्पी के पास सफेद मोहरे थे, लेकिन वो लेई के मजबूत बचाव को नहीं तोड़ पाई। अब दोनों खिलाड़ी आज रैपिड और ब्लिट्ज टाई ब्रेक गेम खेलेंगी। इससे पता चलेगा कि फाइनल में दूसरा स्थान किसे मिलेगा। और साथ ही आपको बताएं कि भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जा रहा है। आज दूसरे दिन भारतीय टीम 264 रन के आगे खेलेगी। इससे पहले कल दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 264 रन बना लिए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने भारत को अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 94 रन जोड़े। केएल राहुल 46 रन बनाकर क्रिस वोक्स पर शिकार बने। केएल राहुल ने इंग्लैंड में अपने 1000 रन पूरे किए और वो ऐसा करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल 58 रन बनाकर लियाम डॉसन की गेंद पर आउट हुए। कप्तान शुभमन गिल 12 रन बनाकर स्टोक्स की गेंद पर LBW हुए। इंग्लैंड ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज इस मैच में टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।